नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर आज हम आपको दो खास मेहमानों से मिलवाने जा रहे हैं। रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाम रिसोर्ट और स्वर्ण नगरी के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश अग्रवाल, जो कि अपने प्रोजेक्ट्स में पर्यावरण संरक्षण पर भी खास ध्यान देते हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं सागर से ईश्वर दयाल गोस्वामी, जो कि हिंदी और बुंदेली भाषा में कवि और साहित्यकार के रूप में खास पहचान रखते हैं। ईश्वर दयाल गोस्वामी को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई सम्मान भी मिल चुके हैं और साथ ही ईश्वर दयाल गोस्वामी ने कोविड महामारी के दौरान गरीबों की मदद की, उन तक राशन पहुंचाना हो या फिर आर्थिक सहायता, ईश्वर दयाल गोस्वामी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है ईश्वर जी और आकाश जी, आप दोनों का। पर्यावरण दिवस की आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी विद्या जी पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूरी टीम के लिए मेरी तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आकाश जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है सर, क्योंकि आज हम अलग अलग तरीके के आयोजन में भाग ले रहे हैं और एक संकल्प भी लिया जा रहा है पर्यावरण को बचाने का, प्रकृति को बचाने का, क्योंकि कोरोना काल में जो हमने महामारी देखी, जो वक्त हमने देखा, उसने हमें बता दिया कि हमारे लिए ऑक्सीजन, शुद्ध हवा कितनी जरूरी है। जी यही एक बेसिक चीज़ है कि जो हमको समझना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में एक बैलेंस होना चाहिए। एनवायरनमेंट में बैलेंस का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो हम लोग देख रहे हैं, जितनी बीमारियां आ रही है, नई नई टाइप की जो बीमारियां जो पैदा हो रही हैं, वो इसलिए क्योंकि पॉल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हर किसी का योगदान होना चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी करें। उसमें जिस तरीके से भी आप योगदान देना चाहें, मतलब कहीं से भी आप अगर साल में एक पेड़ भी लगा रहे हैं तो आप इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। अगर किसी इंसान को लगता है कि नहीं वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ अगर साइकिल ही चला रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। हर कोई पॉल्यूशन में उतना ही ज़्यादा भागीदार है। अगर आपका घर भी है, अगर आप टीएमटी भी लगा उस घर में, तो वो कहीं ना कहीं फैक्ट्री से प्रोडक्शन हो गया है, सीमेंट भी कहीं से प्रोडक्शन हो गया है, जिसके कारण पॉल्यूशन हुआ था। आज के डेट पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं तो थर्मल पावर प्लांट से वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है। तो उसका काउंटर ये है कि हमको उसके बैलेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जितनी ज़्यादा हो सके हमको लगाना चाहिए। अपने घर के पास, अपने आसपास बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों में फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना जहाँ हो सके, आपके घर के पास अगर जगह है, घर पे जगह है, जहाँ जितना हो सके हम लोग एनवायरनमेंट में फोकस करें। आप मेरा प्रोजेक्ट भी देखेंगे पाम रिजॉर्ट, तो उसमें हम लोग इतना ज़्यादा ग्रीनरी किए हैं जो कि छत्तीसगढ़ में किसी प्रोजेक्ट में आपको नहीं दिखेगा। 50-50 फीट हाइट के हम लोग पेड़, उसमें बड़े बड़े पेड़ हम लोग ने ला के लगाया, टोटल ग्रीनरी किए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ग्रीनरी मिले रहें, तो उनको प्रॉपर एक ग्रीनरी का आनंद मिले जो होना चाहिए एक कॉलोनी में। बिल्कुल, मैं लौटूंगी सर आपके पास, और ईश्वर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईश्वर जी, क्योंकि आप समाज सेवी भी हैं, आप कवि भी हैं, तो मैं चाहूंगी कि मौजूदा हालात को, जो पर्यावरण पर संकट हम देख रहे हैं, उसको आप कविता के जरिए बयां करके बताएं। ये कविता सुनिए आप कि धुआं जहरीला उठा है इस सजर से उस सजर तक। सजर यानी पेड़ होता है, वृक्ष। धुआं जहरीला उठा है इस सजर से उस सजर तक, बांस दम्भी ठन गए हैं परस्पर टकरा गए जो, बांस दम्भी ठन गए दो परस्पर टकरा गए जो, छा चुकी है गर्द चिनगी सुलगती है जर्द फुनगी, कुआं मौतों का खुदा है इस डगर से उस डगर तक, धुआं जहरीला उठा है इस सजर से उस सजर तक, जल रही हैं पत्तियां भी धधकती हैं डालियां भी, जल रही हैं पत्तियां भी धधकती हैं डालियां भी, सूखती है नदी असमय सूखती है नदी असमय, सुदी में ज्यों बदी असमय सुदी में ज्यों बदी असमय, और रुआं जैसा हृदय जलता, रुआं जैसा हृदय जलता, इस पहर से उस पहर तक, धुआं जहरीला उठा है इस सजर से उस सजर तक। और अंत में ये संदेश देखिए आप कि उठो साथी जगो माली, उठो साथी, ये जनमानस के लिए पुकार है। माली जो हमारे कर्णधार है, जो हमारे देश को, हमारे विश्व को चलाते हैं, उठो साथी साथी जगो माली, हाथ में लेकर कुदाली, खोद भू पौधे लगाओ,
खोद भू पौधे लगाओ, बाग ये फिर से सजाओ, दुआ उठी जंगलों और गांव से लेकर शहर तक, धुआं जहरीला उठा है इस सजर से उस सजर तक। बहुत खूब ईश्वर जी, आपने कम शब्दों में और पूरी बात को बयां कर दिया, एक संदेश भी दे दिया कि कैसे हरे भरे पेड़ लगाने चाहिए और कैसे पर्यावरण को बचाना है। ईश्वर जी, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि जो पिछले साल हमने देखा कि लॉकडाउन में दिक्कतों का सामना तो लोगों को करना पड़ा था, लेकिन कम से कम आसमान हमने साफ देखा, प्रदूषण का लेवल बहुत घट गया था। जी जी, हाँ, वो तो मतलब जब हम ऐसा कोई काम करते हैं, जब हम कचरे को साफ करने पर उतारू हो जाते हैं, तो निश्चित है कि स्वच्छता तो आती है। तो वह स्वच्छता हमें देखने मिली। वाहन इतने कम चले हैं, हमने ऊर्जा का दोहन जो है वो वैज्ञानिक तरीके से किया, जितना कम से कम था, बिजली का भी सबका सदुपयोग हुआ। उसका ये परिणाम था कि आकाश स्वच्छ हुआ, गंगा निर्मल हुई, यमुना निर्मल हुई, हमारी नदियां निर्मल हुई, हमारी धरती निर्मल हुई, और हमारे पशुओं को, जीव जंतुओं को भी, जिनकी ये धरती है, उनका भी अधिकार है, उनको भी स्वच्छंद विचरण करने का बड़ा अवसर हमने प्रदान किया। ये कचरा हमें साफ करना है। ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है जल। हमें जल बचाना है और जल को प्रदूषण से बचाना। और प्रदूषण से बचाने के लिए हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि अपने घर का जो गंदा जल है वह नदी तालाबों में, जो हमारे जल के स्रोत हैं, उनमें ना जाए। हम किसी ऐसी व्यवस्था उसको करें, कोई सूखा गड्ढा करें, कुछ भी करें, लेकिन हमारे घर का रखना, हरा भरा रखना बहुत जरूरी है। मैं लौटूंगी आपके पास, आकाश जी का रुख कर लेते हैं। आकाश जी, क्योंकि विश्व में तेजी से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में रियल एस्टेट सेक्टर अपना योगदान किस तरीके से दे सकता है? मैम, रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा है कि जितने भी बिल्डर्स हैं, जो नए बिल्डर्स हैं, जो पुराने बिल्डर्स हैं, जितने भी उनके प्रोजेक्ट बन रहे हैं, मैं उनके लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने में ग्रीनरी करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना गार्डन्स, बड़ा बड़ा गार्डन बनाएं, और पेड़ों के लिए पहले से ही जो आप पोजीशन दे रहे हैं, जो बंगलोज़ दे रहे हैं, उसमें पहले से ही पेड़ लगा के दे दें, ताकि क्लाइंट को एक ऐसा रहे कि हाँ भाई पेड़ लगे हुए हैं, तो उसको वो थोड़ा पानी देके और बड़ा कर लेगा, और उसको ग्रीनरी रहेगा तो अच्छा ही है। और कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई भी बंगलो हो मैम, उसका आप देखिएगा कि अगर 2 बंगलो हैं, आपको कंपेयर करना है, आपको ऑप्शन भी है, अगर दोनों एक जैसे ही बंगलो हैं, एक में अगर ज़्यादा पेड़ लगा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। मैं इन जनरल सेंस में बता रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे रहेंगे तो ज़्यादा ग्रीनरी रहेगी, वो अच्छा ही है हर बिल्डर के लिए और हर रेसिडेंट के लिए भी, कि वो कहीं ना कहीं अपना योगदान दें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्लांटेशन करें और उस पर अपना फोकस करें। दूसरा, अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का भी सबसे अच्छा इनिशिएशन जो मैंने देखा कि घड़ी चौक से लेके तेलीमांदा तक जो हम लोग ने देखा कि जो पुराने क्वार्टर्स थे वो तोड़ के अभी वहाँ पे जो पुराने पेड़ थे एक को भी काटा नहीं गया, बल्कि उसको एक गार्डन जैसे डेवलप कर दिया गया। जबकि पहले ऐसा होता था कि उसमें बिल्डिंग्स बना दी जाती थी या तोड़ के कुछ और। तो अब एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट से इनिशिएशन दिखा कि अब गार्डन और पार्क्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वैसे ही जितनी भी गवर्नमेंट की ग्रास लैंड हैं, जितनी भी घास ज़मीनें हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट की रहती हैं शहर में और शहर से लगी हुई, तो उस पर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पार्क्स बनाए, क्योंकि अभी हमारे जितना पॉपुलेशन है रायपुर का, उस हिसाब से हम लोग को रिक्वायरमेंट है कि हम ज़्यादा पार्क की रिक्वायरमेंट, अभी गिने चुने ही पार्क हमको दिखते हैं। तो अभी गवर्नमेंट बहुत सा इनिशिएशन लग रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गार्डन बन रहे हैं। मेरा ये सजेशन रहेगा कि और ज़्यादा गार्डन पे फोकस किया जाए और ज़्यादा पार्क्स बनाए जाएँ, जिससे कि लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। कोविड के नज़र से अगर देखा जाए तो आप देखिएगा बेसिक उन लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया जिनको चेस्ट में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स थे, या फिर प्रॉपर जिनके चेस्ट में ऑलरेडी इन्फेक्शन था या पॉल्यूशन लेवल में वो ज़्यादा रहते थे, उनको कोविड बहुत ज़्यादा वाइटल इफेक्ट किया। बल्कि जो लोग खुली हवा में रहते थे उनको थोड़ा सा कम इफेक्ट किया। तो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि प्रदूषण हमें इफेक्ट नहीं कर रहा, तो हम लोग सपनों की दुनिया में रह रहे हैं। हर किसी को एनवायरमेंट आज इफेक्ट कर रहा है। एनवायरमेंट एक खाली ख्यालों वाली बात नहीं है, वो हर चीज और हर किसी को इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल आकाश जी, मैं लौटूंगी आपके पास, और ये समस्या सिर्फ मेट्रो सिटीज में नहीं दिख रही है, अब तो गांव तक भी ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। मैं लौटूंगी सर आपके पास। ईश्वर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप रहली विधानसभा से हैं और बक्सवाला में जंगलों को काटने के प्रयास चल रहे हैं। तो इस परिस्थिति में वहां के विधायक एवं मंत्री पंडित गोपाल भार्गव जी की भूमिका क्या होगी? देखिए, रहरी विधानसभा क्षेत्र से लगा हुआ बक्सवा है। यद्यपि ये छतरपुर जिले का मामला है, पर गोपाल भार्गव जी, आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव आपके लिए मंत्री होंगे। हमारे क्षेत्र में वो एक सर्वहारा की राजनीति करने वाले एक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। उन्होंने जब से राजनीति की है, तब से गरीबों की, मजदूरों की, पर्यावरण संरक्षण की ही उनकी राजनीति है। उनकी राजनीति पर्यावरण संरक्षण से ही शुरू हुई जब वो विधायक थे। तो अगर कभी ऐसी कोई बात आती है कि वो कैबिनेट मंत्री के
दर्जे से इस व्यवस्था के लिए कि बक्सवाहा में हीरों को निकालने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं कि 2,15,000 कितने वृक्ष हैं, इतने वृक्ष कभी काटे जाना है। अगर ये बात सही है और ये ऐसा होना है और कभी राज्य सरकार में वो किसी निर्णायक भूमिका में रहते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है, और ये विश्वास किसी मतलब मैं कि उनका समर्थक हूँ इस नाते नहीं, मैं इस विधानसभा का एक जागरूक नागरिक हूँ और मैंने बचपन से उनकी राजनीति देखी है कि वह तो केवल परोपकार की, पर्यावरण संरक्षण की, गरीबों की, मजदूरों के हित की हमेशा स्वच्छ राजनीति करने वाले व्यक्तित्व है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि जब कभी वो किसी निर्णायक भूमिका में होंगे बक्सवाहा के मामले में तो वह जनता की आवाज को भी सुनेंगे, पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे, कुछ अच्छा निर्णय देंगे। हो सकता है ऐसा भी कोई निर्णय हो सकता है कि वृक्ष भी बच जाएं, जंगल भी बच जाएं और हीरे भी निकल जाएं, या कम से कम जंगल बचाना तो हमें हीरों से ज्यादा कीमती समझ में आता है। तो मुझे पूरा विश्वास है उनके व्यक्तित्व को देखते हुए, उनके कृतित्व को देखते हुए कि गोपाल भार्गव जी यदि कभी इस मामले में निर्णायक भूमिका में रहेंगे तो वह उचित फैसला ही देंगे और पर्यावरण के पक्ष में ही उनका कोई निर्णय होगा। आकाश जी, क्योंकि अब वक्त भी बदल चुका है तो ऐसे में लोग भी ज्यादा ग्रीनरी पसंद करते हैं, शांत माहौल में जाना पसंद करते हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर आप अपने प्रोजेक्ट्स में किन किन बातों पर विशेष ध्यान रखते हैं? मैम हम लोग जितने भी पेड़ हैं हम लोग सिर्फ पहले क्या होता था बिल्डर्स खाली 100 पीस वाले पेड़ लगाते थे जो कि डिजाइनर पेड़ होते थे। अभी हम लोग का फोकस है कि जो फ्रूट्स के पेड़ हैं जैसे आम के हो गए, अमरूद के हो गए, और जितने भी ऐसे पेड़ हैं जिससे कि मतलब एक अगर किसी घर पे भी लगाए तो सामने वाला उसे काटना ना चाहे या उसे पानी दे और अच्छे से उसको भी संरक्षित करके रखे। इसलिए हम लोग कुछ वैसे पेड़ लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगा रहे हैं जिसका कि फ्यूचर में यूज़ भी हो। और जितने भी कॉलोनी, जैसे मेरी एक 100 एकड़ की कॉलोनी आ रही है स्वर्ण नगरी में, उसमें मैं एज ए उसे रेन फॉरेस्ट जैसा डेवलप कर रहा हूँ। मतलब 100 एकड़ की कॉलोनी में 50 एकड़ तो खाली आपको ग्रीनरी मिलेगा, पेड़ और गार्डन्स आपको मिलेंगे। तो इतना ज़्यादा मेरा फोकस है कि खाली उसमें पेड़, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी हो, क्योंकि आने वाला जो समय है वो हम लोग को किसी भी हालत में हम लोग को ग्रीनरी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अर्बनाइजेशन जिस तेज़ी से हो रहा है, पॉल्यूशन के पीछे हर इंसान उसमें हकदार है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली, अगर आप खुद पॉल्यूशन नहीं भी कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप कंज्यूम कर रहे हो, जिसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है। और उसको काउंटर करने का एक ही तरीका है, एक ही मात्र तरीका है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ लगाएं। जो स्ट्रीट्स हैं उसमें आजू बाजू पेड़ लगाएं, घरों के सामने पेड़ लगाएं और बड़े पेड़ लगाएं, उस पर फोकस करें, जैसे नीम के हो गए, आम के हो गए, इस तरीके से बड़े पेड़ लगाएं जो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। नहीं तो आने वाले टाइम में जैसे हमको कोविड दिखा है, हु नोज आने वाले 10-15 साल में हमको कुछ और भी वायरस या कुछ और भी पॉल्यूशन देखने को मिले, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले कोविड एक कल्पना लगता था कि इस टाइप का कुछ वायरस अटैक ऐसा तो नहीं होने वाला, लेकिन जो लोग प्रेडिक्ट करते थे वो बताते थे कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो सकता है। और वैसे ही आज लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में एनवायरमेंट को लेके बहुत बड़ा एक चेंजेस आ सकता है, कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ टेम्परेचर ड्रॉप हो सकता है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को बजट में भी लाना चाहिए इस चीज़ को, कि बहुत ज़्यादा प्लांटेशन में ध्यान दें, ग्रीनरी में ध्यान दें। बिल्कुल ईश्वर जी, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक, आंकड़ों के मुताबिक 34% जो लोग हैं प्रदूषण की वजह से ही उनकी मौत होती है, और अगर प्रदूषण का लेवल घट जाएगा तो मौतों का जो आंकड़ा है वो भी कम हो जाएगा। तो कैसे हम खासतौर पर गांव की जनता को भी जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो वहां पर ग्रीनरी देखी जाती थी लेकिन अब वहां पर भी प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा विद्या जी, गांव के लोगों को जागरूक किया जा सकता है। एक एक व्यक्ति अगर ये ठान ले कि हम 10-10 लोगों को जागरूक करें, सबसे पहले वह तो पर्यावरण की रक्षा में एक कमान कसे, वह खुद वृक्षारोपण करे, अन्य 10 लोगों को प्रेरित करें, वो 10 लोग और 10 लोगों को प्रेरित करें। इस प्रकार से हम यदि गांवों को हरा भरा कर सकते हैं, पहले जैसे गांव हरे भरे नहीं है, हरे भरे हैं गांव यद्यपि, लेकिन पहले से कुछ अंतर आ गया है। हमने जंगल भी काट दिए हैं, वृक्षों का हमने दोहन गलत किया है। तो यदि हम ये प्रेरित करते हैं, एक व्यक्ति सोच लेता है कि मैं 10 लोगों को प्रेरित करूंगा और 10 लोगों से मैं कहूंगा कि वृक्ष, क्योंकि महाभारत का जो भीष्म, महाभारत में पितामह भीष्म भी कहते हैं युधिष्ठिर से, अनुशासन पर्व का ये 58 अध्याय का 34वां श्लोक है कि तडाग कृतम वृक्षरोपी, तडाग कृतम वृक्षरोपी इष्ट यज्ञस्य यो द्विजा। जो भी व्यक्ति तड़ाग, तालाबों का निर्माण करता है और उसके किनारे वृक्ष लगाता है, अन्यान वृक्ष लगाता है, उसका दूसरा जन्म माना जाता है। तो वृक्षों को हमने संस्कारों से जोड़ा है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि वृक्षों का पालन जो है वो पुत्रोवत करना चाहिए। यदि जिस प्रकार से पुत्र आपका तारणहार होता है, यहाँ से जाने के बाद पुत्र आपको तारता है, वैसे वृक्ष भी आपको तारते हैं। वृक्षों को लगाने वाला व्यक्ति संस्कारवान माना जाता है, उसका दूसरा जन्म माना जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि गांव गांव में लोग जो जागरूक, मैं प्रयास करूंगा पूरा का पूरा, और गांव गांव जाकर के प्रयास करूंगा, घूमता रहता हूं
कि गांव-गांव वृक्ष लगे, इसमें ग्राम पंचायतों का भी योगदान हो और हमारा सबका हो। जब ये हम सब चाहेंगे, केवल हमें सरकार पर या व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना है, व्यवस्था का हमें सहयोग भी करना है, व्यवस्था का सहयोग भी लेना हमें खुद करना है। हम खुद ये जाने कि हम अभी गलती कर रहे थे और हमने जो वृक्षों का नुकसान किया है वह ना करके हम वृक्ष लगाएंगे यदि, तो निश्चित है कि हमारा पर्यावरण बिल्कुल। और देखिए ईश्वर जी, कई तो पेड़ ऐसे होते हैं जिनको देवता के रूप में भी पूजा जाता है और जिसमें बट वृक्ष भी होता है, पीपल वृक्ष भी शामिल होता है। चलिए लौटूंगी मैं आपके पास। आकाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए। आकाश जी, पाम रिसोर्ट्स में हमने देखा कि आपने इको फ्रेंडली वातावरण तैयार करने पर ज्यादा फोकस किया है, तो इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है? जी 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 वो यही है मैम कि ये तो जो है 3 साल से मैं उसमें प्लांटेशन कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा रहा हूँ। कोविड से पहले ही हम लोग ने एक फोकस रखा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें, मतलब जब वहाँ लोग रहने आए तो ऐसा नहीं कि उनको 10 साल बाद जाके वो ग्रीनरी मिले, है ना, जो कि जनरली कॉलोनीज में क्या रहते हैं, छोटे पेड़ लगा देते हैं, वो धीरे धीरे करके बड़े होते हैं। हम लोग ने पहले से ही ग्रीनरी को ऐसा सेटअप किया था कि आप जिस दिन उसमें मूव इन करें उस दिन से आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको पूरा ऐसा लगे कि वो कॉलोनी कम से कम 10 या 15 साल पुरानी, आपको पूरा उस लेवल का ग्रीनरी आप वहाँ पे मिले। इसके साथ जैसे आप बता रहे थे कि कई सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी पूजा की जाती है, तो वैसे आंवला पेड़ है, पीपल पेड़ है, वैसे भी कई सारे पेड़ हम लोग ने उसमें लगाए हैं कि जिसकी रेगुलर लोग पूजा करें और अच्छे से उसको संरक्षित भी करके रखें। और आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी हम लोग का वही फोकस है कि जितना ज़्यादा ग्रीनरी लग सके। मैं एक प्रगति ग्रीन्स करके एक NGO है, मैं उसका भी पार्ट में हूँ। हम लोग 150 से ऊपर मेंबर्स हैं उसमें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी एमर्जेंट, मतलब जो छोड़ दिए गए गार्डन रहते हैं कहीं पर भी जिसमें कोई भी नहीं जाता, वैसे गार्डन्स कई सारे पुरानी सोसाइटीज़ में हैं जो जहाँ पे पेड़ नहीं है, कुछ नहीं, हम वहीं पर जाते हैं और वहाँ पे पेड़ लगाते हैं और उसको मेंटेन रखते हैं जब तक पेड़ अच्छे से जड़ ना पकड़ ले और जब तक अच्छे से उसमें खुद से वो पानी कंज्यूम ना करने लग जाए। तो वैसे हम लोग साल भर से कर रहे हैं कि कई जगह जा जाके ऐसे पेड़ लगा रहे हैं जहाँ जहाँ हम लोग लगा सकते हैं। तो रायपुर में कई ऐसे गार्डन्स में हम लोग ने पेड़ लगाया है। आकाश जी, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि अगर आप हरे भरे माहौल में रहें और अपने आसपास ऐसी शुद्धता देखें तो फिर आपको बीमारियां नहीं जकड़ती हैं, क्योंकि आजकल हमने देखा कि बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स भी लोग झेल रहे हैं, खासतौर पर सांस संबंधित जो दिक्कतें हैं वो लोगों में हो रही हैं बहुत ज्यादा। जी 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 तो वही है कि जितना ज़्यादा देखिए, हम इकोसिस्टम का पार्ट हैं। ये जो फॉरेन कॉन्सेप्ट है ना कि वी आर इन द टॉप ऑफ द फूड चेन, तो ऐसा नहीं है। वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ द फूड चेन और हम ही डिस्ट्रॉयर ऑफ द फूड चेन भी हैं। हर चीज़ हमको इफेक्ट करती है। मतलब अगर पेड़ के कमी हो जाने से अगर आप एक शहर में सोचते हैं कुछ आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। कई सारी ऐसी बीमारियां आने वाले टाइम में हमको देखने में मिल सकती हैं जो कि पॉल्यूशन के कारण हो या फिर जो कि सांस की कमी, मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन की कमी के कारण हमको कई सारी बीमारियां देखने में मिल सकती हैं। उसका सॉल्यूशन यही है कि पेड़ आधी रात को तो नहीं उग जाता, उसके लिए आपको टाइम लगता है। तो अभी से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। जो भी जगह आपको खाली मिलती है वहाँ पे आप पहले बात तो बच्चों को स्कूल्स में प्रेरित किया जाए इस चीज़ के लिए कि वो प्लांटेशन करें और मंथली या हर 3 मंथ में बच्चों को ले जाके कहीं प्लांटेशन के लिए, क्योंकि देखिए एजुकेशन तो वहीं से आएगा। बच्चे अगर बचपन से ही इस सब चीज़ में ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, तभी जाके बड़े होकर उस चीज़ को संभालेंगे। नेक्स्ट जनरेशन तो वही है। तो हम लोग को फोकस उन पे भी करना चाहिए और अपने हिसाब से जहां हो सके, मैं अपने क्लाइंट्स जितने भी मेरे से बंगलोज लेते हैं या फ्लैट लेते हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। उसमें आप वो ब्यूटिफिकेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है और दूसरा आपके पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत अच्छी बात कही आपने आकाश जी, और यही सवाल मैं ईश्वर जी के पास ले जाना चाहूंगी। ईश्वर जी, उन्होंने कहा कि अगर आज हमारा सुरक्षित रहेगा तभी हम कल की कल्पना कर पाएंगे, यानी कि आज की पीढ़ी को पहले हमें सुरक्षित रखना होगा, एक संदेश देना होगा और तभी आगे के लिए भी हम उसी का मैसेज कन्वे कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा है आकाश जी ने, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जो छोटे छोटे बदलाव करते हैं, छोटे छोटे परिवर्तन करते हैं, तो वो एक बड़े परिवर्तन के रूप में कालांतर में हमें देखने मिलता है। हमें छोटे छोटे परिवर्तन से ही पर्यावरण की रक्षा करना है। जैसे सबसे पहले पुनरावृत्ति का हमें प्रयोग करना है। हमारे घरों में, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका हम उपयोग करके उनको फेंक देते हैं, परंतु वो दोबारा भी काम में आ जाती हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं होती हैं, कुछ और अन्य चीजों की होती हैं। तो ये पुनरावृत्ति करेंगे तो कचरा कम होगा और हम अपने घर को तो कम से कम स्वच्छ रखें, कचरे को, और उस कचरे को भी ऐसा ले जाएं कि वो जल स्रोत जो है वहां पर ना जाए। ये व्यवस्था यदि हम करते हैं तो एक घर करता है तो उससे प्रेरित होकर के दूसरे घर लेते हैं। और हम अपने घर में हरियाली का एक वातावरण करें, तुलसी लगाएं। तुलसी जो है 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। पीपल लगाएं, अन्य वृक्ष लगाएं, फलदार वृक्ष भी आप लगा सकते हैं। तो हमारा यदि हरा भरा घर होगा, उससे प्रेरित होकर दूसरा होगा, तीसरा होगा।
तो ये हम जो छोटे छोटे बदलाव करते हैं, हम बिजली का उपयोग करते हैं, तो बिजली का उपयोग क्या करते हैं, बिजली जली रहती है, उसकी अभी आवश्यकता नहीं है, तो हमें बिजली का उपयोग भी करना है, उससे भी हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं कि अब जब हमारा काम नहीं है तो बिल्कुल, ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनके जरिए आप भी पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। आकाश जी, क्योंकि आपके आगामी इको रिसोर्ट की थीम पर बेस्ड प्रोजेक्ट्स स्वर्ण नगरी के बारे में भी आप दर्शकों को कुछ अगर बताना चाहें तो। जी जी, स्वर्ण नगरी यही है कि वो फर्स्ट फेज जो हम लोग उसको लॉन्च कर रहे हैं वो 100 एकड़ का लगभग प्रोजेक्ट है, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ग्रीनरी में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उसमें मैं हर थोड़ी दूर में एक पॉन्ड बना दे रहा हूँ, एक छोटा सा तालाब जैसा उसको डेकोरेट कर दे रहा हूँ ताकि वाटर लेवल वहाँ का मेंटेन रहे फ्यूचर तक के लिए। क्योंकि क्या होता है, अपन को अगर आप पेड़ भी लगा रहे हैं और अगर आप उस ज़मीन का उस पूरे एरिया का अगर वाटर लेवल मेंटेन नहीं है तो आप कितना ही नगर निगम से या इधर से कितना ही पानी उसको दे दोगे, राइट। आपको एक वहाँ का एक वाटर लेवल भी मेंटेन करना है। तो हर थोड़ी दूर में अगर एक बाकी बिल्डर्स को भी मैं सजेशन दूंगा कि आप जब एक बड़ी कॉलोनी, एक टाउनशिप की प्लानिंग करते हैं तो उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाने की कोशिश करिए, गार्डन में या हर जगह एक छोटा छोटा पॉन्ड बनाइए ताकि उस एरिया का एक वाटर लेवल मेंटेन रहे, अच्छा से अच्छा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर रहे, ताकि गर्मियों के सीज़न में भी वहाँ के जो आसपास के पेड़ हैं वो सर्वाइव रखें और आपको पानी के लिए आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट पे डिपेंड ना रहना पड़े। और जैसा कि सर बता रहे थे अभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो वो ये है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन तो आज हर कोई करता है। हम घर जाते हैं एसी ऑन करते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं, टीवी ऑन करते हैं और हम लोग सोचते हैं हम पॉल्यूशन नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। थर्मल एनर्जी प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो रोज ट्रेन भर भर के कोयला यूज़ करती है, कोयला को जलाती है, उससे पॉल्यूशन होता है। तो हम लोग अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अगर आप घर पे सोलर एनर्जी लगा सकते हो तो सोलर एनर्जी प्लांट का पावर का यूज़ करिए। हमारे यहाँ जितने भी स्ट्रीट लाइट्स लग रहे हैं उन सब में सोलर पैनल्स लग रहे हैं। कोई भी स्ट्रीट लाइट ऐसा मैं नहीं लगवा रहा जिसमें सोलर पैनल नहीं है, वो दिन भर चार्ज होगा और रात में जलेगा। खाली जब बरसात के सीज़न रहते हैं, जब उसको प्रॉपर सनरेज नहीं मिल पाता, तब हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के एनर्जी सोर्स से। बाकी टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही चलता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे डिपेंड रहिए, सोलर पैनल्स का यूज़ करिए ताकि आपको ज़्यादा गवर्नमेंट से खरीदना ना पड़े और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वैसे ही ना यूज़ करनी पड़े जिससे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। जैसा कि आपने बताया कि सरकार तो इसको लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश ही कर रही है, और लेकिन जन भागीदारी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। जनता को भी इसके लिए काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज एक संदेश यहां से गया होगा और उसी संदेश के जरिए अब जनता भी जागरूक होगी और संकल्प लेकर एक पौधा आज कम से कम जरूर लगाएं।